कभी बहन, मैं तुमसे सच छुपाना नहीं चाहता। तुम्हारे बेटे को बहुत बड़ी बीमारी है। अगर इसे बचाना है तो इसका बहुत महंगा इलाज होगा। उल्लू वैद जी, आप मेरे जुगनू का इलाज शुरू करें। मैं जैसे भी करके पैसे इकट्ठे कर लूंगी। ठीक है कभी बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बेटे का इलाज शुरू करता हूँ। बिजली कवि बहुत बहादुर कवि थी। वो किसी भी मुसीबत का डट कर सामना करती थी। बिजली कवि अपने पड़ोस में रहने वाले कबूतर चाचा के पास जाती है। कबूतर चाचा, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। आप मेरी मदद कर दो। कभी बहन, तुम तो जानती हो हम गरीब पक्षी हैं। हमारे पास तो खाने के लिए कभी दाना होता है और कभी नहीं। कोमल चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया है। तुम चिड़िया के पास जाओ, हो सकता है वो तुम्हारी मदद करे। बिजली कवि कबूतर की बात सुनकर जल्दी से कोमल चिड़िया के घर जाती है। कोमल चिड़िया बिजली कवि की बात ध्यान से सुनती है। कवि बहन चुप कर जाइए, जो मुझसे हो सका वो मैं जरूर करूंगी। चिड़िया बहन, मेरे बेटे को बचा लो, मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगी। उसकी जरूरत नहीं है कवि बहन, आप मुझसे पैसे ले जाएं, लेकिन मेरे साथ मेरे खेत के काम में मदद करवाना। चिड़िया बहन, मैं आपका काम दिल लगाकर करूंगी। देखना, आपका मुनाफा दोगुना हो जाएगा। फिर कोमल चिड़िया बिजली कवि को पैसे दे देती है। कवि वो पैसे लेकर उल्लू वैद के पास चली जाती है। 1 महीने तक जुगनू कवि का इलाज होता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है। कभी बहन, आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है। आप इसे घर ले जाएं। ये सुनकर बिजली कवि बहुत खुश होती है। उल्लू वैद जी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। फिर बिजली कवि अपने बेटे को साथ लेकर घर चली जाती है। मम्मा, आपने मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से लिए थे? जुगनू बेटा, तुम्हारे इलाज के लिए मैंने पैसे चिड़िया से लिए थे। अब मैं चिड़िया के खेत में काम करूंगी। मम्मा, आप चिंता नहीं करें, अब मैं भी ठीक हो गया हूँ। हम दोनों मिलकर चिड़िया के खेत में काम करेंगे और उनका उधार चुका देंगे। अगले दिन से बिजली कवि और उसका बेटा जुगनू चिड़िया के खेत में जाते हैं और वो मन लगाकर काम करते हैं। चिड़िया की मकई की फसल पहले से दुगनी हो जाती है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। कवि बहन, आपकी वजह से इस दफा मेरी फसल दुगनी है। आपने अपना वादा पूरा किया। आपकी वजह से ही मुझे ये सब मिला है। चिड़िया बहन, तुमने मेरी मदद की, मेरे बेटे की जान बचाई। अब मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं ईमानदारी से काम करूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल चिड़िया अपने खेतों में काम कर रही थी कि तभी एक खतरनाक सांप चिड़िया को डस लेता है। चिड़िया अपने खेतों में ही बड़ी बड़ी मदद के लिए पुकारती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया है। बिजली कवि खेत में दूसरी ओर काम कर रही थी। वो आवाज सुनकर भागी भागी वहां आती है। जुगनू बेटा, चिड़िया को तो सांप ने काट लिया है। हमें चिड़िया को जल्दी उल्लू वैद जी के पास लेकर जाना होगा। फिर बिजली कवि और जुगनू कौवा मिलकर चिड़िया को उठाते हैं और उसे उल्लू वैद के पास ले जाते हैं। उल्लू वैद चिड़िया का इलाज शुरू करता है। शाम होने के बाद चिड़िया अपनी आंखें खोलती है। क्या मैं जिंदा हूँ? चिड़िया बहन, तुम ठीक हो? वो तो बहुत अच्छा हुआ चिड़िया, जो बिजली बहन तुम्हें समय पर यहाँ ले आई, वरना अब तक तुम मर चुकी होती। कवि बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। चिड़िया बहन, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर बिजली कवि और उसका बेटा जुगनू चिड़िया को उसके घर ले जाते हैं। चिड़िया बहन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे खेत के काम सारे मैं ही कर लूंगी। बस अब तुम कुछ दिन आराम करो। फिर बिजली कवि चिड़िया के सारे काम करती है। वो मकई की फसल काटती है और उसे मंडी में ले जाती है। मकई की फसल बेचकर बहुत मुनाफा होता है। बिजली कवि वो सारे पैसे लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, ये रहे आपके पैसे, मैंने आपकी फसल मंडी में बेच दी है। कवि बहन, इन पैसों में से आधे पैसे आप रख लें
और आधे मैं रख लूंगी। अगर ऐसे ही हम दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते रहे तो हमेशा खुश रहेंगे। उस दिन से कोमल चिड़िया और बिजली का भी मिलकर काम करती हैं और वो सुख दुख में एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। नूरपुर के जंगल में कोमल चिड़िया का एक ढाबा था जहाँ कोमल चिड़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर बेचा करती थी। इसलिए जंगल के सभी पक्षी कोमल चिड़िया के ढाबे से ही भोजन खाया करते थे। कोमल चिड़िया के फोन की घंटी बजती है। चिड़िया बहन, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इस कारण मैं तुम्हारे ढाबे पर तो नहीं आ सकता। जल्दी से मेरे लिए दाल मखनी और पालक पनीर भेज दो। ठीक है कबूतर भैया, मैं ढाबे पर अकेली हूँ, मैं देखती हूँ। कोमल चिड़िया फोन रखती है, तभी वहाँ छाता लिए एक कवि आती है। चिड़िया चिड़िया बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं, देखो ना, ऐसी बारिश में मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। प्लीज तुम मुझे अपने ढाबे में काम पर रख लो। ठीक है कवि बहन, तुम मेरे ढाबे का भोजन पक्षियों के घरों में देकर आया करना, क्योंकि जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा है और सभी पक्षी घर से ही ऑर्डर देते हैं। हाँ चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं अपना काम बहुत ध्यान से करूँगी, तुम बहुत खुश हो जाओगी। मेरा नाम बिजली है और मैं बिजली की तेजी से उड़ सकती हूँ। फिर बिजली कवि चिड़िया से भोजन लेकर वहाँ से निकलती है। कवि तो बहुत लालची थी, वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है। बहुत भूख लगी है, देखो तो क्या मंगाया है उस गंदी आँखों वाले ने। अरे वाह, ये तो दाल मखनी और पालक पनीर है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है। थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ, थोड़ी ना मालूम होगा। ऐसा कहते हुए बिजली कवि भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन खा लेती है। अरे वाह, अब तो मेरी मौज लग गई है। जब भी मन चाहेगा मैं पक्षियों के भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन खा लूंगी। फिर बिजली कवि वो पार्सल उठाती है और कबूतर के घर की ओर चली जाती है। ये लो कवि, 50 रुपए। बिजली कवि वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और कबूतर अपना पार्सल लेकर घर के अंदर आता है। भतीजी, वो चिड़िया बहुत कंजूस हो गई है। पहले इतने पैसों में कितनी दाल मखनी और पालक पनीर आ जाता था, अब इतने से भोजन से हम दोनों का पेट नहीं भरेगा। हाँ बबली, तुम ठीक कह रही हो। चिड़िया का ढाबा चलने लगा है ना, इसलिए वो ज्यादा कंजूस होती जा रही है। बिजली कवि अपने घर जाती है। तुम आराम से सोते रहो, मैंने अपने पेट पूजा का बंदोबस्त कर लिया है। ये सुनते ही बादल कौवा उठ जाता है। क्या क्या खा कर आई हो तुम और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? पता है, मुझे चिड़िया के ढाबे पर काम मिल गया है और मैं रास्ते में पक्षियों का भोजन खा लेती हूँ। बिजली, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। अच्छा, अब चिंता नहीं करो, कल से मैं तुम्हारे लिए भी भोजन लाऊंगी और हम बारिशों के दिन ऐसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाकर गुजारेंगे। अगले दिन बिजली कवि फिर से अपना छाता लिए चिड़िया के ढाबे पर पहुंच जाती है। बहुत अच्छा किया बिजली बहन जो आप समय पर आ गई। अभी अभी तोते का ऑर्डर आया है, मैंने ये खाना डिब्बे में डाल दिया है, तुम जाकर तोते के घर दे आओ। चिड़िया बहन, क्या है इस डिब्बे में? डिब्बे में गाजर का हलवा है, तोते को मेरे ढाबे का हलवा बहुत पसंद है। ये सुनकर बिजली कवि खुशी खुशी वो डिब्बा लेकर अपने घर जाती है। लो बादल जी, खा लो, इस डिब्बे में से थोड़ा सा हलवा खा लो। बिजली, उस मोटी चोंच वाले को पता तो नहीं चलेगा? तुम थोड़ा सा हलवा खा लो, बाकी मैं देख लूंगी उस मोटी चोंच वाले को। बादल कौवा वो डिब्बा खोलता है। अरे कवि, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? अच्छा, बारिश देखी है, इतनी तेज बारिश में उड़ना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें तो घर बैठे बिठाए ये हलवा मिल रहा है, इसलिए बहुत बातें कर रहे हो। अच्छा, अब तुम तो नाराज ही होने लगी। चिड़िया के फोन की घंटी बजती है। चिड़िया, जल्दी से मेरी गुफा में चिकन बिरयानी और हलवा भेज दो। मेरा छोटा मुन्ना बहुत रो रहा है, उसे भूख लगी हुई है। जी चील चाची, मैं अभी भिजवाती हूँ। आ गई तुम, जल्दी से ये भोजन ले जाओ और इसे गुफा में दे आओ। बिजली कवि वो भोजन लेती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे, ये बिरयानी की खुशबू तो मेरी जान ही लेकर रहेगी, खा लेती हूँ पहले।
बिजली का भी बैठकर वही भोजन खाने लगती है। थोड़ी देर में गुस्से में चील चाची चिड़िया के ढाबे पर आती है। चिड़िया, कब से मेरा बेटा रोए जा रहा है, अभी तक तुमने भोजन नहीं पहुंचाया। क्या चील चाची, वो तो मेरी नौकर बिजली का भी कब से लेकर चली गई है। शायद वो कहीं रास्ते में बैठ गई होगी। चलिए हम उसे जाकर देखते हैं। कोमल चिड़िया चील के साथ वहाँ से जाती है। तभी वो दोनों देखती हैं पेड़ के नीचे बिजली का भी मजे मजे से बैठी बिरयानी खा रही होती है। काली कभी बेशरम चोरनी, तुम कभी नहीं सुधर सकती। तुमने मेरा भोजन खाया और मेरा बेटा घर में बैठा रो रहा है। अभी मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। फिर चील और चिड़िया मिलकर बिजली कभी की अच्छे से धुलाई करती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरी पूंछ टूट गई। बहुत मुश्किल से बिजली का भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। अरे टिंकू सुनो, हमारे दाने आधे गायब हैं। ये कैसे हुआ? रूपा, मैं रात को बाहर था। ऊपर आसमान में किसी के पंखों की बहुत तेज आवाज आई थी, जैसे कोई चोर चुपके से घूम रहा हो। मम्मा, मैं रात को उठी थी। मैंने ऊपर अंधेरे में एक बड़ी बड़ी आंखें चमकती देखी। पापा, वो कौन था? क्या वो फिर आएगा? डरो मत बच्चों, हम पता लगाएंगे। पर रूपा, ये मामला साधारण नहीं लग रहा। उधर भोला कौवा, उसकी पत्नी सुंदरी कौवी, बेटा राजू और बेटी रानी एक पेड़ पर बैठकर धीमे धीमे बात कर रहे थे। सुंदरी, आज रात फिर दाने गायब करने जाएंगे। जंगल में सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। मजा आ रहा है। हाँ भोला, लेकिन खबर है कि रूपा चिड़िया और टिंकू ने कुछ देखा है। हमें सावधान रहना होगा। पापा, मैं भी आज तुम्हारे साथ चलूं? मुझे भी चोरी सीखनी है। अरे पगले, पहले पंख मजबूत कर, फिर उड़ान का हुनर सीखना। चोरी आसान नहीं होती। मम्मा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से दूसरे पक्षी तो भूखे हो जाते हैं। रानी, दुनिया में ताकतवर वो है जिसके पास ज्यादा दाने हैं। लेकिन उस रात आसमान में दो बड़े साए घूम रहे थे, जालिम चील और उसका भाई खूंखार चील। भाई, नीचे छोटे पक्षियों में काफी हलचल है। किसी ने बड़ी सफाई से चोरी की है। ये काम किसी चतुर दिमाग का है। और याद रख, वो दाने हमारा शिकार ढूंढने का रास्ता बताते हैं। अगर ये चोरी जारी रही तो हम खुद उस चोर को पकड़ेंगे। कबूतर और उसकी पत्नी चांदनी कबूतरी, बेटे मोंटू और बेटी गुड्डी ने रूपा चिड़िया के घर आकर उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं। रूपा बहन, जंगल में अफरा तफरी है। हमने सोचा तुम्हें खबर दे दें। हमारे दाने भी कम हुए हैं। तुम ठीक तो हो ना रूपा बहन? बहन, हम सब डरे हुए हैं, लेकिन हम सच का पता जरूर लगाएंगे। तभी चिंटो तोता, उसकी पत्नी चिंकी तोती और बेटा गोलू उड़ते हुए वहां पर आ पहुंचे। अरे सुनो सब, मैंने कल रात एक काला साया भोला कौवा को पेड़ से उड़ते देखा। कुछ गड़बड़ तो है। पापा, मैंने भी देखा था, उसके पंजों में दाने थे। सभी पक्षी एक साथ। तो क्या भोला ही चोर है? तो क्या भोला ही चोर है? सभी उसी समय उल्लू बाबा के पास पहुंचे, क्योंकि रात की घटनाओं को वही सबसे अच्छे से जानता था। आओ बच्चों, मैंने सब देखा है, पर सच बहुत चौंकाने वाला है। चोरी सिर्फ भोला कौवा नहीं कर रहा। तो और कौन है बाबा, हमें बताइए। बल्कि भोला को कोई और इस्तेमाल कर रहा है। कोई चालाक दिमाग जो सारे पक्षियों में लड़ाई करवाना चाहता है। लेकिन वो कौन हो सकता है बाबा? वो है उल्लू चोर।
बाबा की बातों को सुनकर सभी दंग रह गए। उसी रात सभी चुपके से उल्लू चोर का पीछा करने निकले। तभी सभी ने देखा कि एक पेड़ की डाल पर उल्लू चोर दाने गिन रहा था। सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं और मैं आराम से दाने जमा कर रहा हूं। अब मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनूंगा। तभी पीछे से सभी पक्षी एक साथ बोले, रुक रुक जाओ, जाओ, रुक जाओ। तभी उल्लू चोर चौंक गया। उल्लू चोर, तुमने सबको डराकर दाने चुराए, बच्चों को भूखा रखा और फिर जंगल में झगड़ा भी करवाया। हाँ, क्योंकि मैं कमजोर हूं, कोई मुझे नहीं पूछता, इसलिए मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई। पर दुनिया तो चोरी से नहीं, दोस्ती से बनती है। अगर तुम हमें बताते तो हम तुम्हारे साथ दाने बांटते हैं। उल्लू चोर चुप हो गया, उसकी आंखों में पछतावा था। तभी अचानक ऊपर से आवाज आई। बहुत हो गया। सब ऊपर देखते हैं। वहां पर जालिम चील और खूंखार चील दोनों भाई सामने थे। उल्लू चोर अकेला नहीं था। तभी जालिम चील की बातों को सुनकर सब चौंक जाते हैं। चोरी की योजना असल में भोला कौवा ने बनाई थी। उल्लू को सामने करके वो असली मास्टरमाइंड बन के बैठा हुआ था। तभी सभी एक साथ बोले, क्या 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 भोला कौवा? भोला कौवा? कौवा? नहीं, मैं तो बस दाने इकट्ठा कर रहा था। चुप, हमने कल रात तुम्हें उल्लू चोर को आदेश देते देखा है। अब भोला पकड़ा जा चुका था। जंगल में चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। भोला और उल्लू चोर दोनों को सजा मिलेगी। वे पूरे जंगल के लिए 1 महीने तक दाने जुटाएंगे। हमें माफ कर दो, हम मेहनत करेंगे। मैं भी अब कभी चोरी नहीं करूंगा। सभी पक्षियों ने अब राहत की सांस ली। सभी पक्षियों ने मिलकर आसमान में बड़ी उड़ान भरी। जंगल फिर खुशियों से भर उठा। बादल कौवा अपने घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक उल्लू साधु दिखाई देता है, जो उसके पास बैठे पक्षियों के पंख देख रहा होता है। बदले में वो पक्षी उल्लू साधु को पैसे दे रहे थे। अरे ये क्या, ये काम तो बहुत बढ़िया लगता है। इससे तो मेरा चाचा चाची फूफा फूफी सभी का कर्जा उतर जाएगा। इसमें तो कोई मेहनत भी नहीं है, करना क्या है, बस पंख ही तो देखने हैं। इतनी तो मैं भी पक्षियों को टोपी पहना सकता हूँ। इतना बोलकर बादल कौवा तुरंत अपने घर की ओर जाता है। बिजली, अरे ओ बिजली, जल्दी बाहर आओ, कहाँ मर गई हो? आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम तो काम की तलाश में गए थे। वो सब छोड़ो, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। बस तुम मुझे अपने गले की माला दे दो। क्यों? मेरी माला का तुम्हें क्या करना है? वो सब मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा, जल्दी करो। फिर बिजली कभी अपनी माला ले आती है। बादल कौवा वो माला पहनता है और वहाँ से चला जाता है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता है, कहीं से पिट कर ना आ जाए। सारा काम तो हो गया। ए ऊपर वाले, अब जल्दी से किसी पक्षी को भेज दे। अभी उड़ता हुआ एक तोता वहाँ आता है। प्रणाम साधु जी। प्रणाम बच्चा, बताओ क्या समस्या है? साधु जी क्या बताऊं, मेरा कोई काम भी सीधा नहीं होता। कब से चिंकी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी माँ ही नहीं मान रही। लो बेटा, अपना पंख दिखाओ। फिर चीकू तोता अपना पंख कौवे को दिखाता है। पोते, जाकर अपने रिश्तेदारों को खबर कर दो, तुम्हारे जाने का समय आ गया है। हैं? क्या साधु जी, मैं नहीं समझा। तुम्हारे पंखों की लकीरों में साफ साफ लिखा है कि किसी समय भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। मुझे बचा लीजिए साधु, मैं मरना नहीं चाहता। क्या इसका कोई उपाय है? हाँ बेटा, इसका एक ही उपाय है। साधु जी जल्दी से बताइए, जो भी उपाय होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे आज रात जाकर शमशान में पूजा करनी होगी, लेकिन पूजा करने के लिए सामान लेना होगा। लाओ तोते, सामान लेने के लिए मुझे 500 रुपए दे दो। साधु, मेरे पास 500 तो नहीं है। लगता है इस मोटी चोंच वाले को मैंने ज्यादा ही पैसे बोल दिए। क्या कहा साधु जी? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ लाओ तुम मुझे 200 ही दे दो।
वो क्या है ना पापा, मेरा कोई काम ठीक नहीं चल रहा, मेरे पास तो 200 भी नहीं है। चल चल ठीक है, ना तेरी ना मेरी, बस 100 रुपए। लेकिन साधु, मेरे पास तो 100 रुपए भी नहीं है। तो फिर कितने पैसे है तुम्हारे पास? साधु जी, मेरे पास तो केवल 1 रुपया है। ला, मुझे वो 1 रुपया ही दे दे, कम से कम मेरी बोनी तो हो जाएगी। ठीक है पापा, अभी देता हूँ। फिर तोता अपने पंखों में देखने लगता है। शुरू में ही मेरा पाला इस भिखारी तोते से पड़ा है, न जाने आगे का दिन कैसा गुजरेगा। शे क्या पापा जी, वो 1 रुपया भी नहीं है, लगता है किसी ने चुरा लिया है। शे क्या कह रहे हो तुम? साधु जी, आपको तो पता है इन चोरों का कोई पता नहीं चलता, किसी अमीर पक्षी को देखते ही लूट लेते हैं। तोते के इतना बोलते ही कप्पे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसे जोर से मारता है। अबे मोटी चोंच वाले, सुबह सुबह मैं ही मिला था तुझे उल्लू बनाने को। चल भाग भाग जा यहाँ से। फिर चीकू तोता वहाँ से भाग जाता है। न जाने कैसे कैसे पक्षी रहते हैं यहाँ। बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ कबूतर आता है। बाबा जी, मेरी एक समस्या है। समस्या बाद में, पहले मुझे एडवांस दो। फिर बादल कौवा कबूतर से एडवांस में पैसे ले लेता है। साधु जी, कई दिनों से मेरे दाएं हाथ में खुजली हो रही है। अच्छा, जरा अपना पंख तो दिखाओ। फिर बादल कौवा पंख देखने का नाटक करने लगता है। बच्चा, बहुत जल्द तेरे दिन बदलने वाले हैं, तू बहुत अमीर होने वाला है। क्या बोल रहे हो साधु जी, सच में मैं अमीर होने वाला हूँ? फिर कबूतर बादल कप्पे को और पैसे देता है। अच्छा साधु जी, मेरे बाएं पाँव में भी काफी दिनों से खुजली हो रही है, क्या बात कर रहे हो? फिर बादल कौवा कबूतर के पाँव को देखता है। तेरे पाँव की रेखा बता रही है कि बहुत जल्द तू घूमने फिरने वाला है। ये सुनकर कबूतर और पैसे देता है। साधु जी, कई दिनों से मेरे दूसरे पाँव में भी खुजली हो रही है। फिर बादल कौवा दूसरे पाँव को भी देखता है। अरे वाह वाह बेटा, तेरे पाँव की रेखा तो बता रही है कि तू विदेश के जंगल में घूमने जाने वाला है। ये सुनते ही कबूतर बहुत खुश होता है, वो और पैसे देता है। साधु जी, कई दिनों से मेरी पीठ पर भी खुजली हो रही है। अच्छा, जरा दिखाओ। कबूतर नीचे झुकता है तो बादल कौवा उसे जोर जोर से मारने लगता है। अरे, जब तुझे खुजली है तो जा डॉक्टर को दिखा, यहाँ क्यों चला आया? चल जा यहाँ से, वरना पूरे जंगल में खुजली की बीमारी फैला देगा। कफे, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। चल चल भाग यहाँ से। फिर कबूतर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैंने इसे भगा तो दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये और पक्षियों को बुला लाए और मेरे पंख ही तुड़वा दे। जो पैसे मिले हैं ये भी ले जाएगा। चल बादल भाग ले, इससे पहले कि वो आ जाए। फिर बादल कौवा वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। बिजली, जरा बाहर तो आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आ रही हूँ जी। आप तो शाम को आने वाले थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऐसी बात है तो बिजली, मैं शाम को ही आऊँगा, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या आप मेरे लिए कुछ लाए हो? हाँ, अब आई ना लाइन पर। ये लो, मैं पैसे लाया हूँ। फिर बिजली कभी वो पैसे ले लेती है। पति जी, ये पैसे तुम किससे उधार मांग कर लाए हो? ये क्या बोल रही हो? ये पैसे मैं खुद कमा कर लाया हूँ, अपनी मेहनत से। कौन सी मेहनत जी? जहाँ तक मुझे पता है आपको तो कोई काम भी नहीं आता। पागल कवि, मेरा दिमाग खराब ना कर। अगर पैसे नहीं चाहिए तो दे मुझे। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तभी घर के बाहर से आवाज आती है। बादल, अरे ओए बादल। ये अब इस समय कौन आ गया है? बादल जी, कौन हो सकता है? चील चाची आई है। चील फिर आ गई? बिजली, मुझे कहीं छुपा दो। तुम ऐसा करो, अलमारी के पीछे छुप जाओ। फिर बादल कौवा जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाता है। सुनहरी चील भी घर के अंदर आ जाती है। अरे बिजली, मैं कितनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? और मुझे ये बताओ कि बादल कहाँ है? जी जी चील चाची, वो घर पर नहीं है। कहाँ गया है वो? चील चाची, वो जरा बाहर गया है, शाम तक लौट आएगा। बिजली, अपने पति से कहना कि क्या वो पैसे लेना ही जानता है, देना नहीं। नहीं नहीं चील चाची, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, जब भी मैं तुम्हारे घर आती हूँ तो वो यहाँ नहीं होता।
चील चाची वो आपके पैसों का ही इंतजाम करने गए हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे मैं खुद आकर दे जाऊंगी। ठीक है बिजली, मैं चलती हूँ। जब बादल घर आ जाए तो उसे बता देना कि चील चाची आई थी। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। देखा बिजली, कैसे मैंने चील चाची को बेवकूफ बनाया। अच्छा, आपने या मैंने? तुम तो हर रोज कहीं ना कहीं चले जाते हो। तुम्हारे पीछे मुझे ही निपटना पड़ता है इन सब पक्षियों से। बिजली, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं कुछ दिनों में इन सब का कर्जा उतार दूंगा। अरे कुछ दिन को छोड़ो, अभी देखना थोड़ी देर में भोला कौवा भी आने वाला होगा। तुम चिंता क्यों करती हो? देखना मैं उसे भी कैसे चकमा देता हूँ। क्यों बादल जी, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? वो तो तुम तब ही देखना। जाओ पहले मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। खाने के नाम पर गंदे अंडे पड़े हैं, बोलो तो वही ले आऊं। गंदे अंडों से क्या मतलब है तुम्हारा? बादल जी, हमारी मुर्गी ने इस बार गंदे अंडे दिए हैं। रुकिए, मैं अभी दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी अंडे लेकर आती है। हाँ बिजली, अंडे तो सच में बहुत खराब हैं। जाओ तुम अंडों को साफ करो और मैं। बिजली का भी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, तुम यहाँ मजे से बैठे दाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बिजली, सच बताओ। भला मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? बंटी कबूतर अपना दाना वहीं छोड़कर जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। शरारत करना कोई मुझसे सीखे। झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है। कैसे बेवकूफ बनाया इस गंदी आंखों वाले को। किकी बेटा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो घर के बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा था। उस दुष्ट कपी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। उसने मुझसे कहा कि मेरे बेटे किक्की को चील उठा कर ले गई है। बाबा, आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर कभी आंटी ने मजाक किया होगा। आज तो बहुत भूख लग रही है, चलो चलकर देखती हूँ, कोई शिकार मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर बिजली का भी अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी दिखाई देती है। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। चिड़िया बहन, किसी ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपना घर कल ही बहुत मेहनत से बनाया था। किसने जला दिया मेरा घर? चिड़िया जल्दी से अपने घर की ओर भागती है। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उड़ती है और अपने घर की ओर भागती है। मीठा फल बस बिजली ही खा सकती है, क्योंकि मैं हूँ जंगल की सबसे अक्लमंद और चालाक कवि। बिजली कवि चिड़िया का मीठा फल खाती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, मेरा घर तो ठीक है, लेकिन बिजली ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम्हारा ये पंख कैसे घायल हो गया? क्या बताऊँ कबूतर भैया, मैं तो पेड़ के नीचे बैठी मीठा फल खा रही थी। तभी उस दुष्ट कवि ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है, तो जल्दी में आते आते मैं एक पेड़ से टकरा गई। ऐसा ही मजाक उस काली कपी ने मेरे साथ भी किया था। हम छोड़ेंगे नहीं उसे, हम बदला लेंगे। नहीं कबूतर भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिजली कपी को भी उसी की तरह उल्लू बनाएंगे और चील से पिटाई करवाएंगे। फिर चिड़िया अपनी सारी योजना कबूतर को बताती है। शाम के बाद चिड़िया कपी के घर के पास जाती है और उसके घर के बाहर बैठकर गुलाब जामुन खाने लगती है। चिड़िया, तुमने ये गुलाब जामुन कहाँ से लिए? थोड़े से मुझे भी दे दो। नाना, मैं तो ये मिठाई बहुत मुश्किल से लाई हूँ। ये तो चील दी गुलाब जामुन बांट रही है। क्या चील गुलाब जामुन बांट रही है? लेकिन किस खुशी में? बिजली, बात तो दुख की है, लेकिन जमाने के भी उल्टे रिवाज हैं। चील की माँ मर गई और चीलों में ये रस्म रिवाज है कि उनकी माँ के मरने पर पक्षियों में गुलाब जामुन बांटते हैं। मैं भी गुलाब जामुन लूंगी, मैं भी चील से गुलाब जामुन लूंगी। हाँ कभी, मैं तो कहती हूँ कि बादल को भी साथ ले जाओ, वो भी चील से मिठाई लेकर खा लेगा। फिर बिजली कभी जल्दी से अंदर जाती है और वो अपने पति को उठाती है। उठो बादल जी, जल्दी से मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें जी भर कर गुलाब जामुन खिलाऊंगी।
गुलाब जामुन का सुनकर बादल का बाबी उठ जाता है। बिजली, कहाँ से गुलाब जामुन खिलाओगी मुझे? बादल, मेरे साथ चलो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। दोनों पति पत्नी चील के घर पहुंच जाती हैं। चील हंडिया बना रही थी। कभी वहां जाकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। चील दी, बहुत खुशी हुई जो आपकी माँ मर गई। अब इसी माँ के मरने की खुशी में मुझे भी गुलाब जामुन दे दो और मेरे पति जी को भी दे दो। ये सुनकर चील हैरान हो जाती है। काफी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चील दी, जितने गुलाब जामुन तुमने चिड़िया को दिए हैं उससे ज्यादा ही लूंगी मैं, और मेरे पति को भी 3 गुलाब जामुन देना। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हें देती हूँ। चील दूसरी तरफ से एक डंडा उठाती है। फिर चील उस लाठी से उन दोनों को मारती है। चील दी, अगर गुलाब जामुन नहीं देने तो ना दो, लेकिन हमें मारो तो ना। कमबख्त काफी, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, किसी ने तुमसे मजाक किया है। किसी तरह वो दोनों काफी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। बिजली बहन, कैसी लगी चील की मिठाई? स्वादिष्ट थी चिड़िया बहन, बहुत स्वादिष्ट थी। फिर चिड़िया और कबूतर हंसने लग जाते हैं और वो पति पत्नी काई काई करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। देखना कबूतर भैया, अब ये कभी किसी से भी मजाक नहीं करेगी। बहुत होशियार समझती थी अपने आप को। फिर चिड़िया और कबूतर भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं।